Hello people, a very good morning to everyone. So today we are going to discuss 1st of September से 4th of September के बीच में इन चारों दिनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है. So finally we have started with the month of September. आप कल देखेंगे, then again we'll cover the 4 days and soon we'll be at par with everyday and daily current affairs. ठीक है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा था because I was very sick. So my throat was gone completely and basically I wasn't able to come. तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला and then finally I was able to make it today. So finally we are going to start with September. September बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मंथ रहा है. एक तो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी इन 10 दिनों में जितना भी मैंने न्यूज वगैरह पढ़ी है, प्लस फेस्टिवल्स और हिंदू कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो हैं सितंबर से स्टार्ट होते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अक्टूबर नवंबर तक. सो सितंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज ऑस्पिशियस मंथ. ठीक है, स्टार्टिंग विथ सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने MOU साइन किया है. MOU हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन हुआ है? यहाँ पे ये साइन हुआ है, आप देख सकते हैं, फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड. अभी फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म या सॉल्यूशंस है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी इज एनी काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस्ट इज हाइड्रो पावर, सोलर पावर एनर्जी, जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी एज अपोज टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में जो खुद को रीजेनरेट या रिन्यू कर सकती है. जैसे आप कोल यूज कर लो, कोयला यूज करो, आप बाकी फॉसिल फ्यूल्स अगर आप यूज करते हो तो वो आप यूज करने के बाद धीरे धीरे करके खत्म होते हैं और रीजेनरेट नहीं होते या रिन्यू नहीं होते. ऑन दी अदर हैंड आप अगर सोलर पावर मतलब सन से आने वाली रेज को कैप्चर करके फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो उससे, तो ऐसा तो है नहीं कि सूरज बुझ जाएगा. तो सोलर पावर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है. धीरे धीरे पूरी की पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया हम सब शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर. तो यहां पर उसी से रिलेटेड एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट होता है, वो साइन हुआ है इन दोनों के बीच में. किस चीज को लेके साइन हुआ है कि यहां पर तमिलनाडु स्टेट के अंदर, कहां, तमिलनाडु के स्टेट में, एंड टू बी स्पेसिफिक तिरुनेलवेली, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज राइट, तिरुनेलवेली करके एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां पर एक पावर प्लांट बनाया जाएगा. ये दोनों लोग मिलकर बनाएंगे. बेसिकली ADB एक बैंक है, तो वो 120 करोड़ कुछ ग्रांट कर रहा है. इन US डॉलर्स में वो 14.7 मिलियन हो जाता है. ये ग्रांट कर रहा है जिससे ये पूरा का पूरा पावर प्लांट बन जाएगा. ये पावर प्लांट सक्सेसफुली बनने के बाद अप्रोक्सीमेटली 50.7 गीगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके प्रोवाइड कर सकता है. तो बहुत बड़े ह्यूज एक लेवल पे पावर प्लांट ये बनने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स यूज करेगा. मतलब फोटोवोल्टाइक सेल्स यूज कब होते हैं? जब सोलर एनर्जी को आप कैप्चर करके, वो सेल्स कैप्चर करते हैं और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं. तो आप कभी भी अपने घरों में या किसी के भी घर में सोलर पैनल्स देखते हो ना छत पे जाके, तो वो जो ऐसे स्क्वायर छोटे छोटे बहुत सारे जुड़ के बनते हैं, दोज आर फोटोवोल्टाइक सेल्स. उनको यूज करके सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. इसरो ने डेवलप किया है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, जैसे US की नासा है, इसरो ने डेवलप किया है फिलहाल में नाभ मित्र नाम का एक डिवाइस. ये डिवाइस जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये बोट्स के अंदर फिट किया जाएगा इस डिवाइस को, और इस डिवाइस के थ्रू लोकल लैंग्वेजेस में, जो फिशर्स होते हैं ना, मछुआरे होते हैं, उनको लोकल लैंग्वेजेस में बेसिकली ये सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगी डिवाइस. तो अगर कोई वार्निंग शोर पे रह के आपको पता चला या किसी वेदर डिपार्टमेंट को पता चला कि भाई सुनामी या स्टॉर्म या बहुत बड़े लेवल पे कुछ साइक्लोन कुछ आने वाला है, और मछुआरे तो समंदर में रहते हैं, है ना, उन तक वार्निंग पहुंचानी है, तो सिस्टम अभी तक बहुत अच्छे से कोई डेवलप नहीं है. इस डिवाइस को यूज करके जो उनके बोट में फिट किया जाएगा, ये डायरेक्टली उनके खुद के लोकल लैंग्वेज में उनको वार्निंग दी जाएगी. प्लस अगर उनको ऐसा लग रहा है कि द बोट या शिप इज गोइंग टू कैप्साइज, मतलब पलटने वाली है, बहुत ज्यादा स्टॉर्म में है या आग लग गई है, कुछ भी ऐसा इमरजेंसी, तो इस डिवाइस में एक बटन दिया रहेगा. उस बटन को दबाकर
वो सीधा का सीधा इमरजेंसी सिग्नल भेज सकते हैं शोर पर, मतलब तट पर, समुद्र के तट पर, वहां पे जो पूरा ऑफिस या अथॉरिटीज बैठे होंगे वहां पर वो डायरेक्ट सिग्नल भेज सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और 2 वे यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। मतलब फिशर्स जो होते हैं या फिर मछुआरे जो होते हैं वो अपना मैसेज वहां तक पहुंचा सकते हैं, और अथॉरिटीज अगर कुछ वार्न करना चाहते हैं, कोई वार्निंग देना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो भी इन तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है दैट इज लोकल लैंग्वेजेस। कई बार मछुआरे आप देखेंगे, मैक्सिमम इनफैक्ट आप महाराष्ट्र में ही देख ले, आप वहां जाएंगे ना तो आप हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप की लैंग्वेजेस यूज करेंगे, उनको नहीं बनती होगी, उनको सिर्फ मराठी आती होगी। तो अगर वार्निंग आप उन तक पहुंचा भी रहे हैं, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि भाई सुनामी आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, उनको हो सकता है समझ ही ना आए, बिकॉज इट इज नॉट इन देयर लोकल लैंग्वेज। इसलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैसेज पहुंचाना प्लस इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। गुजरात ने बहुत छोटी सी न्यूज है, अनाउंस कर दिया है। एक उनने पहले तो कमिटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। इस कमिटी का नाम था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, केएस जावेरी कमीशन। केएस बेसिकली जस्टिस केएस जावेरी, उनने लीड किया था, इसलिए केएस जावेरी कमीशन बनाई थी। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसके बेसिस पे गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिनको पहले 10% रिजर्वेशन मतलब 10% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड होती थी लोकल बॉडीज में। लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटी लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल लेवल पे फंक्शन करती है। तो इनमें पहले 10% सीट्स रिजर्व्ड होती थी, लेकिन अब इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर गुजरात गवर्नमेंट में इसको बढ़ा के 10% से 27% रिजर्वेशन कर दिया है। बट कहां? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल्स या कॉलेजेस और एनी सच थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट इन लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। तो अब जो पंचायत के नए इलेक्शंस होंगे उसमें 27% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा, एससीज और एसटीज के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड है वो इस 27% से अलग है। इस 27% में सिर्फ और सिर्फ हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो जो उनके लिए एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व्ड है वो अभी भी अलग है। ठीक है, 10% ओबीसीज की थी, उसको बढ़ा के 27% किया गया है। कौन से स्टेट में? गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट भाई, इंडिया और न्यूजीलैंड ने अगेन एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू सिविल एविएशन। सिविल एविएशन क्या होता है? ये जो फ्लाइट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स यहाँ से वहां उड़ती हैं, चाहे वो पैसेंजर्स को लेकर जाए, चाहे वो कार्गो सामान वगैरह लेकर जाए, ट्रेड करने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको लेकर जाए, ये सब कुछ होता है थ्रू सिविल एविएशन। तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने एक एमओयू साइन किया है जिसके अंदर बहुत सारी, बेसिकली एमओयू आप ऐसे मान लो कि मान लो मैंने एक नया दोस्त बनाया, मैं बिजनेस करती हूँ, वो भी बिजनेस करता है, हम दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली, तो मैं जितने में माल किसी और को बेचूंगी उससे थोड़ा सस्ते में, थोड़ा डिस्काउंट में अपने दोस्त को बेचूंगी, है ना? मतलब कुछ तो कंसेशन दूंगी, कुछ तो फील कराऊंगी कि हाँ भाई तुम हमारे दोस्त हो। ऐसे ही एमओयू साइन करते हैं जिसमें कोड शेयर करते हैं। ट्रैफिक मतलब सिर्फ सड़क पे ट्रैफिक नहीं लगता, एयर ट्रैफिक भी होता है। तो ट्रैफिक रूट्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको अगर मान लो न्यूजीलैंड से फ्लाइट लेके किसी को ऐसे जाना है कि उनकी फ्लाइट इंडिया के ऊपर से उड़ेगी, तो उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये ट्रैफिक रूट्स अलाउ करना होता है, ठीक है? तो उनको घूम के बेसिकली नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर से जा सकते हैं क्योंकि एमओयू साइन हो गया है। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहाँ देख सकते हैं, 3rd एंड 4th फ्रीडम राइट्स दोनों कंट्रीज ने आपस में प्रोवाइड किया। तो 3rd एंड 4th फ्रीडम राइट्स क्या होती है? बेसिकली 3rd फ्रीडम ये बोलता है, 3rd फ्रीडम राइट अधिकार, ये बात करता है कि आपको अगर मान लो न्यूजीलैंड को अपनी कंट्री से इंडिया में चाहे कार्गो या पैसेंजर भेजने हैं, उठा के इधर से उधर तक ट्रांसफर करने हैं थ्रू सिविल एविएशन फ्लाइट्स, वो कर सकता है। या फिर 4th के अकॉर्डिंग इंडिया से अपनी कंट्री में लाना हो, चाहे कार्गो मतलब सामान या पैसेंजर्स, वो भी वो कर सकता है। तो 3rd और 4th फ्रीडम इज नथिंग बट यहां से वहां से यहां कार्गोज एज वेल एज पैसेंजर्स अब ले जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक्स के बारे में भी बात हुई थी, जैसे कि 3rd और 4th फ्रीडम राइट के अलावा फ्रॉम द 6 पॉइंट्स इन इंडियन, बेसिकली उनको बोला है कि बहुत सारे टाइप की सर्विसेज एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर न्यूजीलैंड को चाहिए है इंडिया में, तो वो ये सर्विसेज ले सकता है स्पेसिफिक जगहों से, जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। तो ये 6 पोर्ट्स। इसी तरीके से न्यूजीलैंड में भी स्पेसिफिक पोर्ट्स जैसे कि ऑकलैंड,
वेलिंगटन एंड क्राइस्टचर्च, ये 3 जगहों से इंडियन एयरक्राफ्ट को कोई सर्विसेज चाहिए तो वो वहां 3 जगह से ले सकता है न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड इंडिया में ले सकता है। तो ये स्पेसिफिक्स बहुत सारे डिस्कस हुए हैं और उसके अंडर एमओयू साइन हुआ है। आपसे अगर एमसीक्यू आएगा तो मोस्टली यही पूछा जाएगा कि सिविल एविएशन के ऊपर किस कंट्री के साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया है, तो यू विल टेल देम न्यूजीलैंड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट अक्टूबर में, मतलब आने ही वाला है, अभी प्रॉपर प्लेस अभी डिसाइड नहीं हुई है, बट इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट एवर एडिशन, आज तक ये कभी नहीं हुआ है, फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023, AI रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस को या समिट को होस्ट करने का पूरा पॉइंट क्या है, एम क्या है, व्हाट इंडिया वांट्स टू डू इज कि सारे बहुत विद्वान दिमाग वाले जो AI से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, उन सबको एक छत के नीचे लाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ताकि नॉलेज शेयर हो सके। नॉलेज किस चीज से रिलेटेड शेयर हो सके कि भाई AI का फ्यूचर क्या है। AI में अब हर चीज आ जाती है, आप कंप्यूटर सिस्टम से लेके EV तक एवरीथिंग कुड बी AI। ऑटोमेटिक कार्स जो बना रहे हैं AI इज बेसिकली एनीथिंग, द साइंस ऑफ एनीथिंग, कि आपने कोई ऐसी मशीन बनाई विच इज केपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन, जिसका इंटेलेक्ट इज केपेबल ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ ह्यूमन, मतलब वो खुद का दिमाग चला के चीजें फॉलो कर सकता है। वॉशिंग मशीन, जैसे कि वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालकर फिर उसमें अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो कैसे धोना है, क्या करना है, तो आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो। दैट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट आजकल इस टाइप की वॉशिंग मशीन्स भी आने लगी हैं जिसमें सिर्फ आप कपड़े बस डाल दो, उसके बाद इट विल डिटेक्ट इटसेल्फ कि ये किस टाइप के कपड़े हैं। अगर वूल है तो उसके अकॉर्डिंग धोएंगे, अगर जीन्स है उसके अकॉर्डिंग, कॉटन है उसके अकॉर्डिंग, खुद का दिमाग चला के। दैट इज AI। तो AI अब बहुत ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप कर रहा है और इसी चीज से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम है ग्लोबल इंडिया AI 2023, विच इज गोइंग, इंडिया ऑब्वियसली इज गोइंग टू होस्ट इट एंड इट्स गोइंग टू हैपन इन अक्टूबर। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, त्रिपुरा विच इज वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स। आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाते हैं तो हमने बहुत बार सुना है सिस्टर स्टेट्स या 7 सिस्टर्स, है ना, उनमें से एक त्रिपुरा भी है। तो त्रिपुरा ने फाइनली डिसाइड किया है, त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने, कि दे आर गोइंग टू मेक पिंक टॉयलेट्स फॉर विमेन। अब ये पिंक टॉयलेट्स इसलिए नहीं कि सुंदर लगते हैं, लड़कियों का कमरा पिंक पेंट कर रहे हो तो, बट बिकॉज दूर से अगर आपको मान लो टॉयलेट जाना है, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, या एनी गर्ल या वुमन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट कि अच्छा वो पिंक कलर का है, दैट इज अ पब्लिक टॉयलेट विच इज फॉर मी या विच इज फॉर विमेन। तो इस एम के साथ, और त्रिपुरा हाल ही में बहुत ज्यादा चीजें कर रहा है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट भी काफी रिसेंट में उन्होंने काफी एक्शंस लिए हैं टू स्टॉप दैट। तो दिस इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड उनको पब्लिक एरिया में सेफ फील कराने का, है ना। कई बार आप देखते हैं ऐसे शहरों में कि यू वांट टू गो टू रेस्टरूम या वॉशरूम एंड आपको पता नहीं होता कहाँ है, या आप सेफ फील नहीं करते, तो स्पेसिफिक पिंक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं त्रिपुरा में, पिंक टॉयलेट स्पेसिफिकली फॉर विमेन। ओके, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, लेकिन हमारे जो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, इज आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने एक कॉमिक बुक स्टाइल में एक बुक लॉन्च की है। ये NCERT ने ही डेवलप किया है इस कॉमिक बुक को। इस कॉमिक बुक स्टाइल में क्यों लॉन्च किया, ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट है। और उसमें किस चीज के बारे में बात की है, बेसिकली बच्चों को यह दिखाया गया है थ्रू कॉमिक बुक्स एंड कलरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स, इंटरेस्ट डेवलप करके, कि भाई सिर्फ आपको पढ़ाई में नहीं घुसे रहना है, या सिर्फ स्पोर्ट्स में, या फिर मतलब बेसिकली एक साइड पकड़ के उसमें नहीं घुसे रहना है। यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स होल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल जैसे मेरा डेवलपमेंट, इफ आई स्टडी एज वेल, इफ आई एम इनटू स्पोर्ट्स एज वेल, मैं अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रही हूँ, खाने पीने का भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट ले रही हूँ, तो मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, है ना। हमारे टाइम पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारे टाइम पे ये बोला जाता था कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी खेलना कूदना डांस करना छोड़ो। बट नाउ even the government as well as parents, they are focusing on holistic development of the child, overall development of the child। इसी चीज को समझाने के लिए NCERT ने ये बुक बनाई थी और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने इस कॉमिक बुक को रिलीज किया है। अब इस कॉमिक बुक का नाम क्या है, इसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके,
नेक्स्ट द स्टेट ऑफ जॉर्जिया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का मैप देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न साइड पे आपको एक स्टेट मिलेगा। साउथ में आ जाओ एकदम लास्ट बॉर्डर पे और थोड़ा ईस्टर्न साइड पे एक स्टेट है जिसका नाम है जॉर्जिया। बहुत बड़ा स्टेट नहीं है बट इट्स अ गुड स्टेट एंड काफी सारे इंडियंस रहते हैं वहां पे। तो द स्टेट ऑफ जॉर्जिया हैज डिक्लेयर्ड अक्टूबर जो आने वाला है टू बी हिंदू हेरिटेज मंथ, क्योंकि अक्टूबर में दशहरा दिवाली जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं या शुरुआत हो जाती है उनकी, इसलिए उन्होंने हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है अक्टूबर को। अब आप बोलोगे मैम यूएस में कोई स्टेट है, उन्होंने क्यों डिक्लेयर किया है? इफ यू लुक एट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में चल क्या रहा है, तो आप देखोगे कि इंडियंस आर एवरीवेयर एंड देर एट लीडिंग पोजिशंस। तो जब आप कहीं पे जाते हो और आप लीडर बनते हो, यू टेक योर कल्चर एज वेल and people start wanting to know about your culture and people start recognizing your culture. So this is nothing but एक तरीका to show respect to that culture. Hence the Hindu Heritage Month. किन्होंने डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट है जिसका नाम है जॉर्जिया। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, बट वी आर गोइंग टू गो लाइन बाय लाइन। सबसे पहले FIDC विच इज फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने फाइनली अपना एक चेयरमैन सिलेक्ट किया है मिस्टर उमेश रेवांकर को। ठीक है, अच्छा, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि इन्होंने पढ़ाई कहां से की, इनकी फैमिली कहां से है, ऑल दैट नो। आपको सिर्फ पूछा जाएगा FIDC में किनको अभी नया अपॉइंट किया गया है, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपको कुछ भी देखने जानने की जरूरत नहीं है अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में। अगर आपको कुछ डिटेल की जरूरत है, दैट आई लेट यू नो। कभी कभी जैसे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इनके पहले कौन थे, किन्होंने रिजाइन किया, तो वो बट बहुत स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में पूछा जा सकता है, हर जगह नहीं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट हुआ है दैट इज एक 2005 बैच की IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ऑफिसर, उनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। उनको फाइनली इंडियाज मिशन इन पाकिस्तान में लीड करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। बेसिकली पाकिस्तान में जो हाई कमीशन है इंडिया का, दैट इज वेयर शी इज गोइंग टू गो एंड लीड। अच्छा, 2019 से पाकिस्तान ने स्क्रेप ऑफ कर दिया था ये इंडिया, न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में जो हाई कमिश्नर्स थे ना, जैसे यहाँ न्यू दिल्ली में हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान रहते थे और वहां पर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, है ना, तो ये स्क्रेप ऑफ कर दिया था 2019 के बाद से, जो जम्मू कश्मीर वाला पूरा इशू हुआ था उसके बाद। तो 2019 के बाद पहली बार अभी इतने सालों के बाद फाइनली हाई कमीशन को लीड करने के लिए समवन हैज बीन सिलेक्टेड। So that is why this is a huge news. Coming on to the next one, industrialist Mr. Anand Mahindra, उन्होंने यहाँ पे स्वराज ट्रैक्टर्स, which is again a company owned by Mahindra and Mahindra. आप ट्रैक्टर्स देखोगे जिसपे स्वराज ट्रैक्टर्स नाम के बहुत सारे आपको खेतों वेतों में दिखेंगे, तो दैट इज ओन्ड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है MS धोनी को। काफी बार सेलिब्रिटीज को, फेमस क्रिकेटर्स को, फेमस लोगों को बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, कोई अगर फेमस इंसान जो कि लोगों में पॉपुलर है वो कोई चीज बोलेगा तो पीपल टेंड टू लिसन मोर। कल को MS धोनी आएंगे एड में स्वराज ट्रैक्टर्स के, या उसको एंडोर्स करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, तो पीपल टेंड टू लिसन मोर बिकॉज ही इज वेरी फेमस अमंग द पीपल, कंपेयर टू अगर वो खुद आ जाए, मिस्टर आनंद महिंद्रा खुद आ जाए और बोले, पीपल डोंट नो हिम, ही इज अ ह्यूज पर्सनैलिटी, बट बच्चे नहीं जानते, मतलब हर जेनरेशन का हर एक इंसान नहीं जानता है। ऑन दी अदर हैंड MS धोनी और सेलिब्रिटीज लाइक हिम, उनको सब जानते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर्स जनरली जो लोगों के बीच में पॉपुलर होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं उनको बनाया जाता है। Coming on to the next news, very important, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक और मिशन जिसका नाम है आदित्य L1। वेरी इजी टू रिमेंबर, आदित्य का नाम ही होता है, मीनिंग ही होता है सूरज या सन। तो आदित्य L1 इज अ मिशन टू एक्सप्लोर सन। ये अगेन कहां से लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अगेन इन श्रीहरिकोटा। मैक्सिमम लॉन्चेस वहीं से होते हैं इंडिया में जो भी होते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा? बहुत सिंपल सा मिशन है, ये आप इस इमेज से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ये कोरोना जो कि सबसे बाहर, ये जो ऑरेंज टिंट दिख रहा है ना, जो वेव्स सन के अराउंड रहती हैं, उसको कोरोना कहते हैं। और उसके अंदर, जस्ट अंदर वाली, बट सन की सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना जो है, ऊपर जो वेव्स सराउंड करती हैं सन को, उसका टेम्परेचर होता है 1 मिलियन केल्विन
ऑन द अदर हैंड क्रोमोस्फेयर जो एक्चुअली सन का सरफेस है उसका टेम्परेचर होता है 10,000 केल्विन। तो ये इतना डिफरेंस इन टेम्परेचर क्यों? कायदे से क्रोमोस्फेयर को ज्यादा गर्म होना चाहिए कंपेयर टू उसके बाहर जो हीट वेव्स निकल रही है ना, बट ऐसा नहीं है, ऑपोजिट है। इस पर्टिकुलर चीज को और इसके साथ साथ और भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए ये इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ये आदित्य L1 जो मिशन है ये मोटा मोटी 5 इयर्स का मिशन है। 5 इयर्स तक वहां पर एक तो इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करके और डेटा कलेक्ट करके, इन सीटू एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ऑन द साइट, वहीं के वहीं एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना। तो इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करके और डेटा कलेक्ट करके ये सब करके देन इट्स सपोज टू सेंड द डेटा बैक टू अर्थ और फिर उस डेटा को डायग्नोज करके कंक्लूजन्स निकाले जाएंगे। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन इज स्पेसिफिक एंड इंडिया का फर्स्ट एवर मिशन है, फर्स्ट एवर सोलर मिशन सन को स्टडी करने के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आदित्य L1 इज अ मिशन रिलेटेड टू सोलर एक्सप्लोरेशन। एंड द लास्ट 1st to 7 सितंबर डिक्लेयर किया गया है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। न्यूट्रिशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बी इट अ चाइल्ड, बहुत छोटा सा बच्चा हो या बहुत छोटा इन्फेंट हो, पैदा हुआ बच्चा हो, या विमेन हु आर इन देयर मेनोपॉजल स्टेज या 50s में है, और बी इट नॉट जस्ट वुमेन इवन मैन, और बी इट ओल्डर सिटीजन, सबके लिए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल एजेस, सारे एज ग्रुप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। और पहले जमाने में आप देखोगे पापा दादा इन लोगों के जमाने में बहुत ज्यादा ध्यान से खाया जाता था कि रोटी खाएंगे, थोड़ा सा फाइबर खाएंगे, फिर राइस खाएंगे, फिर सैलेड बहुत सारा रखेंगे, फ्रूट्स खाएंगे दिन में, तो सारे न्यूट्रिशंस कवर हो जाते थे जिनकी जरूरत है बॉडी को। उनका चलन ही ऐसा था, मतलब उनका दिन ही ऐसा था या उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी कि वो ये सब कंज्यूम करते थे। धीरे धीरे हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर से एफिलिएट हो चुके हैं, थोड़ा उधर इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, तो वी हैव मूव्ड मोर टुवर्ड्स फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव्स और ये सब खाने के लिए। तो अब बहुत ज्यादा, मतलब मैं आज जाके टेस्ट करा लूं तो मेरे अंदर 2-3 न्यूट्रिशंस की कमी निकल के आएगी डेफिनेटली। आप करा लो टेस्ट तो मैक्सिमम लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी निकल के आएगी। तो अब ये 1 से 7 सितंबर को स्पेसिफिकली नेशनल न्यूट्रिशन वीक डिक्लेयर किया गया है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस न्यूट्रिएंट्स होल्ड, अब आपकी बॉडी को अच्छा हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, इसलिए 1 से 7 सितंबर को पर्टिकुलरली ये डेजिग्नेट किया गया है। अच्छा, 2023 के इस वीक का एक थीम भी है और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि थीम क्या था इस चीज का आपसे। इसके अलावा कि 1 से 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है, उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि थीम क्या था। तो द थीम इज हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, कि मतलब हेल्दी डाइट को कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए फॉर ऑल, ताकि आप हेल्दी डाइट लोगे तभी आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी जो भी है वो पूरी होगी। तो हेंस हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, ये स्पेसिफिक 2023 का एम है या थीम है। 2024 में जब ये वीक मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, तो द थीम विल बी समथिंग एल्स। उस साल जिस चीज पे फोकस करने की जरूरत है वो थीम होगा। ठीक है, इस साल अफोर्डेबल बनाने पे फोकस करना है, इसलिए दिस इज द थीम। सो गाइस, दैट इज ऑल फॉर 1st to 4th सितंबर ऑफ करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में यू विल फाइंड 4th to 8th सितंबर को क्या क्या हुआ, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट। तब तक के लिए बस इसी वीडियो को रिवाइज करते रहिए, कोई जरूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की, कोई जरूरत नहीं है कि बैठ के रट रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। अगर आपको नोट्स बनाना भी नहीं पसंद ना, एक बार ध्यान से एक वीडियो देख लो, उसके बाद कुछ दिनों बाद मे बी एक वीक या मंथ एंड पर 2 दिन निकाल के सारे वीडियोस वापस से देख लो, डबल स्पीड करके, 1.5 स्पीड करके, एंड यू विल बी एबल टू रिटेन इट वेरी वेरी वेल। तो जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, तो आपका ऑलरेडी मेंटल कैपेसिटी कम हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स में स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, कंसेप्ट्स थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिवली, तो स्ट्रेस होता है, बट रिविजन एंड रेपिटेशन इज एवरीथिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।